हाय एवरीवन, आई होप यू आर वेल। और अभी जब प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो यू मस्ट बी लुकिंग फॉर कि भाई अभी सब चीजें पढ़ ली हैं। यू ऑल नो व्हाट इज देयर टू नो। नाउ इज द टाइम कि आप उस जो पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करें, उसको कन्वर्ट करें कि उससे आपके एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व हो सके। सो नाउ दिस इज द टाइम टू रिटेन बेटर। एंड यू नो व्हाट, जो पॉलिटी है, पॉलिटी इज मोस्ट इजीएस्ट बट येट मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ यूपीएससी। क्योंकि पॉलिटी आपको नंबर बहुत सारे दिला भी सकता है बट नंबर इसमें काफी कम होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि पॉलिटी की रिवीजन, क्योंकि इसमें शॉर्ट शॉर्ट नंबर अगर ढंग से कर लिया तो शॉर्ट शॉर्ट नंबर आने के चांसेस है। सो हमें पॉलिटी का हम स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज। सबसे ज्यादा यूपीएससी ऑन एवरेज हर साल यूपीएससी पॉलिटी में से 20 या 22 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सिर्फ एक टॉपिक जो कि हम आज इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं, दैट इज पार्लियामेंट। सिर्फ इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन इज लाइक बेसिकली 6 से 8 नंबर। अगर आपने ये मार्क्स ले ली तो आपका पॉलिटी, तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बाकी सबके कंपैरिजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। So let's jump into this without wasting time. But before that, something you know about me. My name is Ayushi Munjal and I'll be taking your polity classes. And yes, अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछोगे कि भाई मैम आपको आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। आई कुड क्लियर प्रीलिम्स जीएस कट ऑफ इन ऑल माई अटेम्प्ट्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी। सो दैट्स व्हाई आई नो कि इसका कौन से एग्जाम में एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड हाउ टू गो from known to unknown. So let's jump into this. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि यूपीएससी ने कौन से टॉपिक से, देखो ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसके अंदर ये देखें तो 2011 से लेकर 24 तक सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं, दैट इज यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो हम इसी से ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी सारे हम टॉपिक भी परसेंटेज वाइज कवर करेंगे। सो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेंदी चैप्टर है, लक्ष्मीकांत का भी लेंदी चैप्टर है, बट देन ऑल्सो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको क्विकली अच्छे से रिवाइज करें। इन दिस क्लास हम पहले पूरा थ्योरेटिकल क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ रहिएगा कि आपको पता, बिकॉज मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। उसके बाद में हम सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस, यू जो भी सब लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उन सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल को यू अन अकेडमी एक मॉक टेस्ट करवा रही है, जिसके अंदर आपको रजिस्टर करना है। वो रजिस्टर करके आप यूसीएससी टेस्ट के अंदर आप रजिस्टर करके लैक्स के जो वाउचर्स है वो जीत सकते हैं। एंड आई थिंक एटलीस्ट सीनियर स्टूडेंट शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप जीतते हैं, टॉप 32 के अंदर पहुंचते हैं, तो आपको टीम्स के अंदर पार्टिसिपेट करके सीधा फर्स्ट टीम को 5 लाख प्राइज मिलेगा। एंड प्लस यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज पूरे ऑल इंडिया से बच्चे जब टेस्ट में रजिस्टर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कंपटीशन कितना है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस। अब सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज गोइंग टू बी एनी फैक्चुअल, प्योरली फैक्चुअल। इसके अंदर इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। देखो यहाँ पे क्या है, 238 मेंबर है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर है। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसका सबसे पहले फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या बताया गया है कि एलोकेशन आपका, अगर ये पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग के अंदर कि भाई फोर्थ शेड्यूल के अंदर, क्योंकि यूपीएससी शेड्यूल्स के बारे में पीवाईक्यू पूछ चुका है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या आता है कि सीट्स राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनको कितनी दी जाएगी। राज्यसभा के मेंबर का क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्या? नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स का क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और कौन चुनते हैं? जो हमारी विधानसभा, स्टेट की जो विधानसभा है उनके मेंबर्स चुनते हैं। और वो किस सिस्टम से चुना जाता है? पीआर सिस्टम से। अगर यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज करना होगा तो यूपीएससी ये पूछ सकता है पीआर सिस्टम से किस किस के इलेक्शन होते हैं। किस किस के होते हैं आपके? सबसे पहले राज्यसभा के, फिर प्रेसिडेंट के, फिर वाइस प्रेसिडेंट के। इन तीनों के इलेक्शंस के अंदर कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फिर आता है कि भाई क्या इसके अंदर कोई यूटीज, यूनियन टेरिटरीज का भी रिप्रेजेंटेशन है? हाँ वो है।
ठीक है, वो कैसे इलेक्ट होती है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कोलाज, जो कि या पीआर सिस्टम के थ्रू ही चुना जाता है। सिर्फ इसके अंदर ये 2012 के अंदर यूपीएससी पूछ भी चुका है कि भाई इसके अंदर राज्यसभा के अंदर, जस्ट लेट मी जूम इट फॉर यू, कि राज्यसभा के अंदर कौन सी यूटीज जो है प्रेजेंटेशन है। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन अगर 2012 के अंदर यूपीएससी पूछ चुका है तो फ्यूचर में भी पूछ सकता है। फिर जो 12 जो मेंबर्स है उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। और वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, सोशल स्टडीज, आर्ट्स, लिटरेचर एंड ऑल दस थिंग्स। अब आता है हमारा, बड़े सिंपल चीजें हैं, दिस इज फॉर क्विक रिवीजन। बट आपको बस समझना क्या है कि यूपीएससी जो पहले पूछ चुका है उसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या पूछ सकता है। सो वी आर गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो कितनी सकती है लोकसभा की? 552। अभी कितनी है? 530 इतनी हो सकती है, पर अभी कितनी है वो आप चलो कमेंट्स के अंदर बताओ। फिर उसके बाद में आता है, 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड होते थे, पर अब इसको हटा दिया गया है। अब इसको, इसके अंदर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई इसका पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से के थ्रू एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया गया है, और अभी क्या वो रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता, इसी चीज को बहुत सारा ट्विस्ट करके बताया गया है। सो आपको ये देखना है कि भाई ये नॉमिनेट नहीं होता है। फिर मेंबर फ्रॉम द लोकसभा, लोकसभा फ्रॉम स्टेट और यूटी कैसे होते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब आप और मैं जाके हम सीधा वोट करते हैं। और इसके यहाँ पे ये 4th शेड्यूल के अंदर राज्यसभा की सीट्स है वो तो हमने कवर कर ही ली। फिर प्रेसिडेंट जो है वो 12 जो राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, और जब राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है तो ये 6 साल तक रहती है। ठीक है, अब ये यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि जो 6 ईयर टेन्योर है राज्यसभा का, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि नहीं है? इंटरेस्टिंगली ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है कि राज्यों भी हमारे टेन्योर है कि भाई ये कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, 6 साल तक रहेगा, ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। तो ये अब पॉलिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 2 फैक्टर से होते हैं। एक तो हम ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर लेते हैं, सेकंड ऐसा कोई चीज जो हमारे कॉमन सेंस, मतलब कॉमन जो चीज लगती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, उसके अगेंस्ट जाती है। तो जब हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई यूपीएससी के अंदर कि भाई 6 साल राज्यसभा का जो टेन्योर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो हम क्या सोचेंगे, हाँ होगा ही, बट ऐसा नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में अब क्वालिफिकेशन देखो, मेरा आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको सिखा दूं, बिकॉज ये प्योर फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगे ना। आई एम अज्यूमिंग कहीं ना कहीं आपको याद होंगी भी, बट हियर मेरा जो पर्पस है इस क्लास का कि मैं आपको सिखाऊं कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि क्वेश्चन पहले पूछे कैसे गए और फ्यूचर में कैसे यूपीएससी अभी 2026 या 27 के अंदर कैसे पूछ सकता है। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन संविधान के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन है वो कौन सी क्वालिफिकेशन है? बिकॉज देखो हर चीज संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, तो आपको रेड फ्लैग जो स्टेटमेंट होती है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि जो भी पर्सन मेंबर होगा लोकसभा राज्यसभा का वो सिटीजन इंडियन तो होना ही चाहिए, और वो ओथ लेंगे किससे? इलेक्शन कमीशन के पास में। फिर राज्यसभा के लिए वो 30 ईयर्स के होने चाहिए, और लोकसभा के लिए उनकी एज क्या लिखी गई है? 25 ईयर्स की एज लिखी गई है। अब जो बाकी सारी क्वालिफिकेशंस है वो आपके आरपी एक्ट 1951 के अंदर दी गई है। अब यूपीएससी आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, यूपीएससी आपको ऑप्शन के अंदर बोल देगा कि भाई ये आरपी एक्ट 1950 के अंदर दिया गया है। 1950 के अंदर नहीं, जो बाकी की क्वालिफिकेशन है वो किसमें दी गई है? आपके आरपी एक्ट 1951 के अंदर। फिर उसके बाद में पर्सन, वो क्या इसके अंदर क्या लिखा गया है कि पर्सन जो होना चाहिए वो इलेक्टर होना चाहिए, मतलब वो वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टर उस पर्टिकुलर स्टेट का ही हो। यूपीएससी 2017 के अंदर पूछ चुका है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि राज्यसभा का अगर कोई पर्सन खड़ा होना चाह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उस एरिया का ही होना चाहिए। ठीक है, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे मनमोहन सिंह जी वो राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर थे, एंड ही वाज नॉट इलेक्टेड फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहां पे वो इलेक्टर थे वो वहां से इलेक्टेड नहीं थे। फिर फॉर इलेक्शन इन लोकसभा, इन नॉमिनेशन में मेंबर जो होता है वो कोई भी सिटीजन पास कर सकता है जिसका नाम इलेक्टोरल रोल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर होता है, जिसका नाम उनका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होता है वो। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन।
अब ये भी बड़ा जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर को बहुत कम डिस्क्वालिफिकेशन है जो मेंशन की गई है, मेजॉरिटी जो डिस्क्वालिफिकेशन है आपकी अगेन आरपी एक्ट 1951 के अंदर मेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मेंशन है कि भाई अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यूपीएससी पूछ सकता है आपसे एक क्वेश्चन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन व्हाट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? नो, इट इज नो वेयर एक्सप्लेन कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ये किसने ये क्या कहाँ पे बताया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट है उसके अंदर बताया गया है थ्रू कॉन्सिक्वेंटली कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। और अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लूज कर देते हैं, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही इज नॉट एलिजिबल टू बी बेयर टू बिकम एमपी। फिर उसके बाद में अगर फिर क्या लिखा गया है, बड़ा ही ओपन एंडेड सा रखा गया है कि उसके बाद में कोई भी जो लो पार्लियामेंट बनाएगी, अगर वो उसके बेसिस पे भी वो हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई, तो वो क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे एमपी बनने के लिए। फिर क्या आता है आरपी एक्ट 1951, वो क्या मेंशन करता है, नो नॉट गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल, कि आपने कोई भी यूपीएससी मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी मेंस के अंदर कि आपने कि कौन कौन सी अगर प्रैक्टिसेस के अंदर आरपी 1951 एक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस का मेंशन किया हुआ है जिसके बेसिस पे एक एमपी डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं वो ऑफिस होल्ड करने से। तो ये सारी वो चीजें हैं। सबसे पहले नॉट गिल्टी ऑफ, कोई भी इलेक्शन ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए, और साथ में कोई भी करप्ट प्रैक्टिस के अंदर एंगेज नहीं होना चाहिए। फिर नॉट इन प्रिजन फॉर 2 years और मोर, कि 2 साल से ज्यादा अगर इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। अब यूपीएससी इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई अगर कोई पर्सन को हीनियस क्राइम करा है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वो कोई 6 साल से ऊपर का कोई क्राइम करा है तो क्या क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? वो नहीं पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा। ये जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तब हम ये रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो पर्सन परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर क्या है, नॉट डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, की जो भी पर्सन ये ऑफिस होल्ड करना चाहता है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस नहीं होना चाहिए। और इस मामले के अंदर प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा और प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट विद इलेक्शन कमीशन। अब ये यूपीएससी में आ जाए कि जैसे अब जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो हमारे क्या दिमाग के अंदर आता है, या तो एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई कौन करता है, आपके द लीडर ऑफ द हाउस, जो लीडर होता है हाउस का, जैसे कि आपके स्पीकर और चेयरपर्सन इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो कोर्ट के थ्रू होगा, और कोर्ट कौन से, हाई कोर्ट के थ्रू होगा। अब हमें ये नहीं पता कि अगर ये सारी जब आरपी एक्ट 1951 के एक्ट वाली डिस्क्वालिफिकेशन है तो इस केस के अंदर कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं, ये डिसीजन कौन लेते हैं, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो किसको कंसल्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। फिर आता है अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई डिफेक्शन के अंदर, डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन जो हमारे 10th शेड्यूल में डाला गया है। चलो ये बताओ, क्विक रिवीजन, एक्टिव रिकॉलिंग करो, कमेंट्स के अंदर बताओ कि ये जो एंटी डिफेक्शन है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। फिर आता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय चेयरपर्सन ऑफ दैट हाउस। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा डिस्क्वालिफिकेशन का वो कौन डिसाइड करेगा, चेयरपर्सन राज्यसभा के अंदर और स्पीकर लोकसभा के अंदर। बट अब ये आ जाए क्वेश्चन कि भाई क्या ये जो पावर है ये एब्सोल्यूट है, ये पावर बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, दैट इज वेरी मच देयर। अब आता है स्पीकर। स्पीकर देखो बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है, आपको स्पीकर का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब इलेक्शंस जो एक टॉपिक जो बच्चे मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाएंगे, ये तो डेफिनेटली करके चलना ही है। अब इसमें आ रहा है स्पीकर इन लोकसभा। ठीक है, स्पीकर जो है क्योंकि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट, ओम बिरला जी के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की कोशिश की गई थी, सो दो थिंग्स आर देयर। सबसे पहले स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, लोकसभा अमंग इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर्स की जगह के में से एक को चुना जाता है। उनका काम क्या है, ही इज गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, कि भाई जो मेंबर्स हैं उनके पावर्स और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना। उनके जो डिसीजन होंगे पार्लियामेंट्री मैटर्स के अंदर वो फाइनल होंगे, उसके ऊपर जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकती। बट व्हेन इट कम टू एंटी डिफेक्शन वाला मामला जिसके अंदर वो डिसीजन लेंगे, उसके ऊपर जुडिशरी जरूर रिव्यू कर सकती है, बट नॉट इन एनी अदर मैटर। फिर आता है कि ये जो हाउस को क्या करते हैं, एडजर्न कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, एडजर्न और सस्पेंड कर देते हैं जब कोरम नहीं होता। कोरम अब कितना होता है ये भी बताओ कमेंट्स के अंदर। हमारे जो कोरम है, कि कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर, कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए तभी हम बैठक बिठाएंगे।
अगर इतने लोग भी नहीं है तो हम बैठक जो है, हम जो मीटिंग होने वाली है वो नहीं बिठाएंगे। कमेंट के अंदर एकदम एक्टिवली रिकॉल करते हुए बताना है कि कोरम हमारे यहाँ पे कितना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होती है पावर है, वो है इनको कास्टिंग वोट मिलती है। मानो कि वहां पे क्या है, 100 लोग हैं, 100 लोग में से 50 लोगों ने एक चीज के लिए वोट करा, 50 लोगों ने एक चीज के लिए वोट करा। अब क्या हो गया, टाई हो गया। तो अभी अगर स्पीकर के पास ना पहली बारी में जब फर्स्ट इंस्टेंस है 50-50 जब वोट हुए हैं, तब वो उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है। बट व्हेन देयर इज अ टाई, तब उनके पास क्या होता है, कास्टिंग वोट देने का पावर होता है, जो कि यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ भी चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी पावर होती है, जॉइंट सीटिंग पे कौन बैठते हैं, जिसके हेड कौन होते हैं, लोग स्पीकर होते हैं। डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है, ये भी कौन डिसाइड करता है, आपके स्पीकर। फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के मामले को भी कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूज किया जा सकता है, ये चेयरपर्सन किस किस 3 कमेटी के होते हैं। कौन कौन सी कमेटी के, सबसे पहले बीएसी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, 3 कमेटी के जैसे ही स्पीकर जो है वो ऑटोमेटिकली उसके हेड बन जाते हैं। और इनको अगर हटाया जाएगा तो ओनली बाय रेजोल्यूशन, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और साथ में इनको 14 डेज का नोटिस भी दिया जाएगा, ठीक है, कि 14 डेज का नोटिस भी दिया जाएगा। कितने दिन का दिया जाएगा, 14 डेज पहले आपको बताया जाएगा कि हम आपको हटाने का नोटिस लेके आ रहे हैं। सो दो थिंग्स आर देयर। और इस क्या सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है इनको, नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही हटाया जा सकता है। और स्पीकर का जो रैंकिंग होता है, अब ये देख लेना कि ये जो रैंकिंग वाला जो टॉपिक है, इसको सब मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाते हैं, बट आई थिंक एक सीटिंग में बैठो और उसे कंप्लीट कर लो कि कौन से पर्सन कौन सी रैंकिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। स्पीकर जो है वो हायर रैंक पे आते हैं सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के कंपैरिजन। और इन इंडिया स्पीकर जो है वो पार्टी से रिजाइन नहीं करते। और ब्रिटेन के अंदर क्या है, क्यों जो स्पीकर है वो जैसे ही स्पीकर की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। इंडिया के अंदर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं फॉलो की जाती है। फिर आता है डिप्यूटी स्पीकर। डिप्यूटी स्पीकर न्यूज के अंदर था पिछले कुछ टाइम में। क्यों क्यों न्यूज के अंदर था, क्योंकि पहले, इससे पहले जो हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, उन्होंने अपने पूरे टेन्योर के अंदर डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट ही नहीं करा था। और डिप्यूटी स्पीकर एक पर्सन बाय कन्वेंशन वो क्या होता है, ओपोजिशन पार्टी से ही होता है। कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं गया है। कन्वेंशन क्या होता है कि भाई ऐसा चला हुआ आ रहा है तो हम चला रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। डिप्यूटी स्पीकर को भी कौन इलेक्ट करता है, ठीक है, लोकसभा खुद इलेक्ट करती है अमंग इट्स मेंबर इटसेल्फ, खुद के मेंबर्स से। फिर उसके बाद में वो स्पीकर के क्या सबऑर्डिनेट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सबऑर्डिनेट नहीं है। और जब भी ये जो हमारा हाउस है उसके जब हेड बनेंगे, उसके अंदर कोई पोजीशन लेंगे, तो वो उस हाउस को प्रिसाइड करेंगे। तो सेम जो पावर्स और ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी स्पीकर की, ये भी पहली इंस्टेंस के अंदर वोट नहीं कर पाएंगे, सेकेंड इंस्टेंस के अंदर कास्टिंग वोट कर पाएंगे। नोट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ध्यान से देखिएगा। बट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो जनरली स्पीकर होता है वो किससे होता है, रूलिंग पार्टी से होता है। और डिप्यूटी स्पीकर जो होता है ऑपोजिशन पार्टी से, यूपीएससी 2017 में पूछ भी चुका है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविजन फॉर स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अभी हम आ जाएगी हमारे जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का और जो बॉडी है, ये का हमारे 1919 एक्ट, मतलब इसके अंदर आपको ऑप्शन में होगा गवर्नमेंट 1935 एक्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1935 नहीं होता, 1919 एक्ट से ही हमने स्पीकर और लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर का जो बॉडी है वो लिया। फिर आता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करेगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन में आ जाएगा कि भाई क्या आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, क्या पार्लियामेंट के मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं करेंगे, स्पीकर खुद नॉमिनेट करेगा। किसका, पैनल ऑफ 10 मेंबर्स, 10 लोगों का पैनल बनाया जाएगा। एनी वन ऑफ दैट हु कैन प्रिसाइड, अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर अगर एब्सेंट है, ठीक है। तो अब ये वाला स्पीकर प्रोटेम का वो इंस्टीट्यूशन ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आना था, ठीक है। अगर किसी केस के अंदर स्पीकर भी नहीं है, डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो पैनल ऑफ जो चेयरपर्सन बनाया है, किसने अपॉइंट करा है, स्पीकर नहीं करा है, सो नॉमिनेट करा है बेसिकली। तो उस केस के अंदर वो हेड करेंगे जब वो एब्सेंट होते हैं। बट अगर यूपीएससी इसमें आपको कंफ्यूज कर दे कि अगर स्पीकर या जो डिप्यूटी स्पीकर है उनका ऑफिस वेकेंट हो जाए, ठीक है, वो रिजाइन कर दे, उनकी डेथ की वजह से किसी तरीके से वैकेंसी हो जाए, तब ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते। तब यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवाएं स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के, ठीक है।
अब आता है हमारा प्रोटेम स्पीकर। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज द स्पीकर प्रोटेम टेम्पररी। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे जो हाउस के सबसे सीनियर मोस्ट जो पर्सन होते हैं, क्योंकि अब देखो नया हाउस तो नए जो पर्सन आए, नई सरकार बनी, सारे लोग नए अपॉइंट होके आ गए। अब जो स्पीकर प्रोटेम, अब कोई ना कोई तो चाहिए ना जो उनको ओथ दिलाएगा, ये पूरा हाउस को समन करेगा, प्रोवोक करेगा। तो इसीलिए वो टेम्परेरी उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए प्रोटेम स्पीकर। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो तो सीधा बोल दिया गया है कि जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा, और कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आई होप दिस इज विजिबल। या इसमें क्या है, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। चेयर पर जो मैन है उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से अगर वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से हटा दिए जाते हैं तो। चेयरपर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ हाउस अनलाइक स्पीकर। ठीक है, और ये आपको ये तो पता ही होना चाहिए, देखो यूपीएससी 2013 के अंदर पूछ चुका है कि चेयरपर्सन जो होते हैं वो हाउस के मेंबर नहीं होते स्पीकर की तरह। फिर क्या है, लीडर ऑफ हाउस। अनलाइक अनलाइक रूल्स ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ हाउस है। और मिनिस्टर, अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा से है तो क्या वो क्या क्या वो फिर अब लोकसभा के अंदर क्या करेंगे, वो एक मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे कि भाई ये काम करेगा, उसका लीडर ऑफ द हाउस का काम करेगा। राज्यसभा के अंदर अगर वो लीडर, जैसे हमारे अभी जो है पीएम मोदी, ही इज फ्रॉम लोकसभा, तो वो राज्यसभा के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे कि ये मिनिस्टर है और ये किसका ध्यान रखेगा, ही इज द लीडर ऑफ राज्यसभा हाउस। ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर अब इसमें यूपीएससी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोई नॉमिनेटेड पर्सन है क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। हाँ भाई, एक ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो, काफी रेयर चांस है होने का, बट देन ऑल्सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। एंड प्लस दिस क्वेश्चन अभी ये न्यूज के अंदर अभी ये भी चल रहा था पिछले कुछ दिनों के अंदर ही, जब पूछा जा रहा था कि जो प्राइम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की ये जो पोस्ट है, क्या हमें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है 2 टर्म से ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, पर हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कितनी भी जो पोस्ट, कितनी भी बारी वो पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अभी पीएम मोदी के टेन्योर की बात हो रही है कि उनका पूरे इंडिया के अंदर सबसे लंबा टेन्योर हो गया एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसके अभी उनका 3rd टेन्योर चल रहा है, इसके बाद में 4th टेन्योर में खड़े होंगे। तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम जो टेन्योर्स हैं, कि हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम ये बताए कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है इस टेन्योर के बियॉन्ड काम नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द केस विद इंडिया एज ऑफ नाउ, ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर में हो जाए तो काफी अलग बात है। फिर ये आता है विप। विप क्या होती है, अभी आपने राघव राघव चड्ढा वाला जो कंट्रोवर्सी हो रहा था कि भाई उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बोलने से। तो ये आता है विप। विप क्या होता है, हर एक पार्टी का अपना एक विप होता है। ठीक है, वो क्या है, वो एक पर्सन, जैसे कि सब लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी अपने 3 तरीके की विप्स इशू करती है। ठीक है, कि अगर उनको, जैसे अब मेरी पार्टी का मेंबर है तो मैं चाहूंगी कि वो मेरे फेवर में ही, मतलब जो जो हमारी पूरी पार्टी का आइडियोलॉजी है, पूरी पार्टी जो हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं उसको वो सपोर्ट करे। ठीक है, तो विप का काम क्या होता है कि वो ये ध्यान में रखना कि जो पर्सन जब वोट करने का मामला आए तो वो जब उनके पार्टी के सारे मेंबर्स उसी वे में वोट कर रहे हैं जैसे उनको बताया गया है। बट अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि हमारे संविधान के अंदर क्या कहीं पे भी विप मेंशन है। नहीं मेंशन है, किसी लोकसभा राज्यसभा के रूल्स के अंदर विप का मेंशन है, नहीं मेंशन है। दिस इज नॉट मेंशन, एंड रूल्स के अंदर भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फिर उसके बाद में आता है डिप्यूटी चेयरपर्सन। डिप्यूटी चेयरपर्सन कौन होते हैं, डिप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो राज्यसभा खुद ही अपॉइंट करती है खुद के मेंबर से। ठीक है, और इनको रिमूव आपके स्पीकर का भी रिमूवल जो है और डिप्यूटी चेयरपर्सन का भी रिमूवल एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगा। और जैसे कि आपके स्पीकर है, डिप्यूटी जो चेयरपर्सन है वो भी सबऑर्डिनेट चेयरपर्सन के सबऑर्डिनेट नहीं है। फिर उसके बाद में आता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब रिकॉग्नाइज, यूपीएससी इसमें पूछ भी चुका है। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली बार कब रिकॉग्नाइज किया गया था, 1969 के अंदर। कब किया गया था, 1969 के अंदर। फिर क्या आता है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, इसे कब मिला था, 1977 के अंदर, बिकॉज इट इज मेंशन इन सेल्फ सैलरी एक्ट। और प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सेम सैलरी मिलती है जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। फिर उसके बाद में
ये क्या बोला गया कि 1/10 कि अगर कोई पर्सन, अगर किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलना है, बनना है, तो उनकी पार्टी के पास में कितनी होनी चाहिए? 1/10 सीट होनी चाहिए। ठीक है, किसके पूरी लोकसभा की सीट की 1/10 सीट होनी चाहिए, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में कंट्रोवर्सी हुई, जिसके अंदर बोला गया कि भाई जो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनके पास तो 1/10 भी सीट नहीं है, तो हम उनको कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने। फिर उसके बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि अगर 1/10 नहीं भी सीट है, बट देन ऑल्सो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, उसको मना दिया जाएगा। फिर क्या आता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? किसके इक्विवेलेंट है? कैबिनेट मिनिस्टर के। वो मैंने आपको बता ही दिया। राइट। अब आता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की भाई जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, वो कौन कौन से सेशन होते हैं? सबसे पहले समन। समन क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है हर हाउस, ईच हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जरूरत के अकॉर्डिंग। सेशन जो है उनका ड्यूरेशन क्या होता है? फर्स्ट सिटिंग और प्रोरोगेशन का। फिर उसके बाद में रिसेस, प्रोरोगेशन और रीअसेंबली। ठीक है, समन मतलब सेशन को बुलाया गया कि भाई आ जाओ, अब से मीटिंग हो गई। ठीक है, हर सेशन को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। फिर उसके बाद में सेशन जब चल रहा होता है, फर्स्ट सिटिंग और प्रोरोगेशन क्या होता है कि जब वो सेशन खत्म हो जाता है। रिसेस जैसे कि प्रोरोगेशन और रीअसेंबली। अब जैसे अभी ये इस बार वाला जो अभी बजट सेशन खत्म हो गया, अब इसके बाद में जो मॉनसून सेशन जब चालू होगा, तो इसके बीच में जो टाइम है, इसको हम क्या इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। आई होप दिस इज विजिबल। यस, दिस इज विजिबल। अब क्या आता है? एडजर्नमेंट। हर मीटिंग की जो एडजर्नमेंट होती है कि भाई आज ये मीटिंग को बुलाया जाएगा, उसके अंदर 2 सीटिंग होती है, और उसे जब खत्म किया जाता है कि भाई आज के दिन का काम खत्म हो गया है, पर उसके वर्क फॉर स्पेसिफाइड टाइम कि भाई आज का टाइम खत्म हो गया है, हम कल दोबारा मिलते हैं, तो ये होता है एडजर्नमेंट। और ये कौन करता है? आपका जो हाउस का हेड होता है, जैसे कि स्पीकर। फिर एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई कब क्या होता है कि जब हाउस जो है वो एडजर्न हो रहा है, बट वो बता नहीं रहा कि भाई इसके बाद में दोबारा कब मिलेंगे। सो दैट इज टर्मिनेटिंग सिटिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड के लिए विदाउट नेमिंग कि उनकी रीअसेंबली कब होगी। पावर ऑफ एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई वो किसके पास में होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में होती है। ठीक है, फिर आता है प्रोरोगेशन। क्या आता है? प्रोरोगेशन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिक्लेयर करते हैं कि उनका जो हाउस है वो एडजर्न साइन और डाई हो गया है और साथ में फिर उसको वो बोल देते हैं कि हमारा जो इस साल जैसे अभी जो मॉनसून सेशन है वो खत्म हो गया, तो स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर करेगा, प्रेसिडेंट को बताएगा कि हमारा काम खत्म हो गया, आप सेशन को प्रोक कर दीजिए। ठीक है, तो समन और प्रोक कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। एडजर्न, एडजर्न सेम डे वाला एडजर्न, और एडजर्नमेंट साइन डाइन जब टाइम नहीं बताया जा रहा, तो वो कौन कर रहे हैं? आपके स्पीकर कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है डिसोल्यूशन। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान से देखिएगा कि जब लोकसभा का सब्जेक्ट की डिसोल्यूशन कौन कौन से बिल्स जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस पे पूछ चुका है। सबसे पहले क्या है? पोजीशन ऑफ बिल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ लैप्सिंग ऑफ बिल 2016 के अंदर से पूछा गया है। अगर कोई भी बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया जाता है, बट रिटर्न हो जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने उनको रिटर्न भेज दिया, तो वो लैप्स नहीं करता। क्या नहीं करता? देखो ये समझो, दोनों हाउसेस ने इतने मुश्किल से पास करा और प्रेसिडेंट को भेज दिया, बट प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, बट क्या है कि वो उनके प्रेसिडेंट की पावर हमारे यहाँ पे इतनी नहीं है, सुपीरियर पावर तो हमारे हाउसेस की है ना, पार्लियामेंट की है, तो फिर उस मामले के अंदर वो लैप्स नहीं करता। फिर आता है अगर बिल दोनों हाउसेस पास कर देते हैं और वो अभी प्रेसिडेंट के पास पहुंचता भी नहीं है, उस केस के अंदर भी वो लैप्स नहीं करता है। क्या नहीं करता है? लैप्स नहीं करता है। फिर आता है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नोट पास बाय लोकसभा नॉट लैप्स। ठीक है, अगर बिल वो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसे पास नहीं किया है, तो उस केस के अंदर भी वो लैप्स नहीं करता है। ठीक है, अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा, अगर वो किसी भी हाल के अंदर बिल जो है लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, वो लैप्स कर जाता है, वो कहीं पे भी ओरिजिनेट हुआ हो, क्योंकि वो लोकसभा में पेंडिंग है, इसका मतलब कि भाई उनका इंटेंशन ही नहीं था इसको कंटिन्यू करने का, तो वो लैप्स करेगा ही करेगा। अगर वो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है बट लोकसभा में पास हो गया है, तो वो क्या है? वो भी लैप्स कर जाता है। दैट ऑल्सो लैप्सेस। अब आता है कुछ कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, यू माइट थिंक कि भाई ये वाली चीजें क्या है, मुझसे ये वाले जो एग्जैक्ट इन माई यूपीएससी एक्चुअल इंटरव्यू दे आस्क मी दीज टर्म्स अबाउट स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। सो पॉलिटी इज समथिंग, यू नो, कि ये दिस गो बियॉन्ड
योर अंडरस्टैंडिंग, आप सोचेंगे कि खाली प्रीलिम्स के लिए या खाली मेंस के लिए है। नो, दिस गोज वेरी मच टू बियॉन्ड दैट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा टर्म आता है हमारा? कोरम। कोरम मैंने आपको जैसे बताया, आई होप काफी स्टूडेंट्स ने अभी तक, सिंसियर स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के अंदर बताया भी होगा कि कोरम क्या होता है। कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो ट्रांजेक्ट करने के लिए बिजनेस ऑफ द हाउस। ओके, सो टर्म के अंदर द सेकंड टर्म आती है हमारी क्वेश्चन आर। ये जब डे होता है, जब बिजनेस डे का नॉर्मली स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर क्वेश्चन आर पूछे जा सकते हैं जब पर्सन जो ऑपोजिशन मेंबर या प्राइवेट मेंबर्स है वो सारे मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अंदर वो ओरल आंसर देते हैं, बोल के आंसर दिए जाते हैं। उसके बाद में आता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर एक एस्ट्रिक ऐसा स्टार शेप का लगा हुआ होता है। इसके अंदर जो आंसर है वो फ्लोर पे, मतलब तभी के तभी ही देना होता है। और मेनली जो इसका वो बात है, इसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने कोई जवाब दिया, उसके ऊपर कोई और सवाल वो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। फिर आता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, मिनिस्टर ले करते हैं टेबल पे रिटर्न आंसर, पर इसके ऊपर कोई भी, जैसे और कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर उन्होंने रिटर्न आंसर दे दिया और इसके ऊपर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। देन वी हैव शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर मेंबर्स जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो बिल्कुल अर्जेंट नेचर का क्वेश्चन है कि भाई अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि अभी ईरान क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस चल रहा है ऑयल प्राइसेस को लेके, तो अगर ऐसा कोई बहुत अर्जेंट मामला है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ये स्पीकर की मर्जी होती है इसके अंदर डिसाइड करना कि मैटर अर्जेंट है कि नहीं, ये पूछना, ये क्वेश्चन फ्लोर पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जो मेंबर होगा उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहा है। ठीक है, फिर आता है जीरो आर। क्वेश्चन आर खत्म हो जाने के बाद में जीरो आर होता है, जिसके अंदर वो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये जो जीरो आर है, ये रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है, ये इंडिया का इनोवेशन है। तो ये हमारे संविधान के अंदर किसी रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन इनोवेशन। अब हम वेरियस मोशंस देखेंगे कि भाई कैसे कैसे वो प्राइवेट मेंबर जो है अपने मोशन लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तीन प्रिंसिपल कैटेगरी होती है मोशंस की। सबसे पहले, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सब्सटेंटिव मोशन, कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इम्पीचमेंट हो गया, जैसे प्रेसिडेंट का, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि अभी हमारे जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार जी, उनके इम्पीचमेंट की बात चल रही थी, तो तब वो कौन से मोशन के अंदर लाया गया था? सब्सटेंटिव मोशन के अंदर। फिर आता है सब्स्टिट्यूट मोशन। मोशन जो है सब्स्टिट्यूट, जो पहले एक मोशन चल रहा है उसको हटा के एक सब्स्टिट्यूट लेके आना, उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट मोशन। और सब्सिडरी मोशन कि भाई ये एक रेफरेंस है, ओरिजिनल मोशन के अंदर एक सबसे हम क्या दे रहे हैं? सब्सिडरी दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन और एक और मोशन लेके आना चाह रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी मोशन। तो नाम से ही पता लग रहा है, सो दिस इज सिंपल। इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सो ध्यान से देखिएगा। दिस इज फर्स्ट इज क्लोजर मोशन। ठीक है, क्या है क्लोजर मोशन? नाम से क्या लग रहा है? इज इट विजिबल? यस। टू कट शॉर्ट डिबेट, कि भाई आपने जो डिबेट है उसपे बहुत ज्यादा कर ली, अब सीधा प्रोविजंस की बिल पे कंगारू क्लोजर की तरह लेके आओ, इसको खत्म करो। नाउ ऑफ बिल्स। अब नाउ सेकंड इज कंगारू। कंगारू क्या होता है? वो कूद कूद के जाता है, ठीक है, वो सीधा जंप कर जाता है। खाली इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है उसको उस पर डिबेट की जाएगी, उस पर वोट होगी, जो बाकी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको, जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हटा दी जाएगी। फिर गुलोटिन मोशन क्लोजर, ये हो गया आपका थर्ड क्लोजर। ये आपका, जैसे गुलोटिन पहले जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था या यूरोप के अंदर, अगर किसी को डेथ पेनाल्टी मिलती थी तो एक मशीन होती थी जिससे उनकी सीधा गर्दन कट जाती थी, सो दैट इज कॉल्ड गुलोटिन। अनडिस्कस जो क्लॉजेस है कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर बात नहीं हुई है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको क्या करा जाता है? पुट टू वोट अलॉन्ग विद डिस्कस क्लॉजेस टू ड्यू टू मैटर ऑफ टाइम। इतना टाइम तो नहीं है, जिन मुद्दों पे डिस्कशन हो गई है उन्हीं के साथ अटैच कर दो उन क्लॉजेस को जिस पे डिस्कशन नहीं हुई है, तो उनका क्या कर दो? गुलोटिन कर दो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मोशन जिसके अंदर काफी कंफ्यूजन का स्कोप होता है, दैट इज प्रिविलेज मोशन, कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो ब्रीच हो गया है मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बताई या कोई रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो ये किसके खिलाफ यूज किया जाता है? मिनिस्टर के खिलाफ यूज किया जाता है कि भाई हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच हो गया, हमने इनसे कुछ पूछा, इन्होंने या तो हमें इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं, बताई तो गलत इन्फॉर्मेशन बता दी। फिर होता है हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन। कौन सा होता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन, कि भाई नाम से पता लग रहा है अटेंशन लाने की कोशिश की जा रही है कि इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। ये भी इंडियन एक इनोवेशन है कि ये हमारे, बट ये किसके अंदर मेंशन है? हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन है।
फिर आता है एडजर्न मोशन। एडजर्न मोशन क्या होता है कि भाई एक मैसिव जो हमारा हाउस है लोकसभा या राज्यसभा, उनका जो अटेंशन है किसी एक डेफिनेट मैटर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसके ऊपर लेके जाना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जिसके अंदर जो नॉर्मल बिजनेस है वो रुक जाता है, और ये खाली लोकसभा के अंदर यूज होता है, राज्यसभा के अंदर परमिट नहीं है इसको यूज करने का। देखो अभी यहाँ पे यूपीएससी के ऊपर पीवाईक्यू भी पूछ चुका है। तो अब इससे आपको क्या पता लगता है, यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझो कि वो जो रेगुलर चीजें हैं उसके ऊपर नहीं पूछता। अगर किसी के अंदर कुछ अटपटा है, किसी के अंदर ऐसा कुछ है जो हमारे कॉमन सेंस के बियॉन्ड जाता है, यूपीएससी का एग्जामिनर वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि भाई ये जो अर्जन मोशन है ये खाली किसके अंदर है, लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा इसे परमिट नहीं कर सकता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिकॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सेटिंग दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, वो राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो इसीलिए वो जो एडजर्नमेंट वाला भी जो मोशन है, एडजर्न वाला, ये भी किस लिए लाया जाता है, खाली लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। फिर उसके बाद में जो अदर इम्पोर्टेंट मोशंस है वो है आपका सबसे पहले, ओके, सबसे पहले आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन सा आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये मोशन क्या है, ये मोशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकसभा रिमूवल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग दिस मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टूल है जिससे कि पार्लियामेंट जो है किसको कंट्रोल करती है, आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। ये मोशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये लोकसभा इन लोकसभा के अंदर मेंशन है। अगर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ बाय पासिंग ये मोशन हो जाए, ठीक है, इसके लिए पर कुछ रूल्स भी हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए 50 मेंबर्स का एडमिट करने के लिए लगेगा कि आपको 50 मेंबर इसको सपोर्ट करने चाहिए। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाह रहे हो, देयर इज नो नीड टू स्टेट रीजंस फॉर इट्स ऑप्शन, कि आपको कोई रीजन नहीं बताने पड़ेंगे कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखो कॉमन सेंस है कि 50 लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, तो फिर हमें रीजंस बताने की जरूरत नहीं है। दिस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल, खाली सिंगल मिनिस्टर या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है। अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली ये पहला जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था, जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था आफ्टर 1962 वॉर, ठीक है। फिर आता है आपका सेंसर मोशन। कौन सा मोशन आता है, सेंसर मोशन। इसके अंदर भी इसे भी अडॉप्ट करने के लिए रीजंस बताने की जरूरत नहीं है कि इसको क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है। कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, किसके के एक मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आ सकता है। इट मीन्स सेंसरिंग काउंसिल फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज इट इज पास्ड इन लोकसभा देन एंटायर ऑफ काउंसिल नीड टू रिजाइन, कि अगर ये लोकसभा के अंदर पास हो जाता है तो इस मामले के अंदर उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया जाता है तो उस मामले के अंदर उनको रिजाइन करना पड़ेगा। फिर आता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, प्रेसिडेंट जो है मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं फर्स्ट सेशन के बाद में, जिसके अंदर एवरी जनरल इलेक्शन के बाद में वो ये सेशन देते हैं। मोशन जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बताया जाता है। अब इसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये गवर्नर की वजह से काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है, क्योंकि जो हमारे कई स्टेट्स के जो गवर्नर है उनको जो मोशन ऑफ थैंक्स होते हैं जहाँ पे उनको स्पीच जो दी जाती है, या तो वो स्पीच पूरी की पूरी पढ़ने को मना कर देते हैं, स्पीच के अंदर चेंजेस कर देते हैं। तो उसके ऊपर रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई अगर गवर्नर को जो स्पीच दिया जाता है ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि क्योंकि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको बस रीड आउट कर रहे हैं, तो उनको जैसे का जैसे वो दिया जाता है, ही सपोज टू रीड इट एज इट इज। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। फिर उसके बाद में हमारे दूसरे जो मोशन है वो आते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मेंबर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, जब नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रही होती है। यूजुअली जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये लेके आते हैं, और ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस ही है। फिर आता है स्पेशल मेंशन, ए मैटर जो कि ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ द बिजनेस के द्वारा नहीं रेज किया जा सकता है, ये स्पेशल मेंशन की तरह रेज किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। इट इज नोटिस डिवाइस। अब ये आ जाए कि भाई यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नोटिस डिवाइस जो है लोकसभा के अंदर इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन राज्यसभा, ठीक है, और उसमें मैच द फॉलोइंग आ जाए तो क्या आ जाएगा, स्पेशल मेंशन ऑफ राज्यसभा इज इक्विवेलेंट टू नोटिस डिवाइस ऑफ लोकसभा, राइट। फिर उसके बाद में आता है रेजोल्यूशन कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, देखो जो भी पर्सन मिनिस्टर नहीं है तो वो क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर हो गया। प्राइवेट मेंबर का मतलब आप और मैं नहीं है यहाँ पर। फिर क्या होगा, डिस्कस ऑन अल्टरनेटिव, वो प्राइवेट मेंबर के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो हर अल्टरनेटिव फ्राइडे पे, हर हफ्ते के फ्राइडे पे नहीं, अल्टरनेटिव फ्राइडे पे होते हैं। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मतलब वो कौन पास करेगा, वो मिनिस्टर लेके आएंगे, ठीक है, वो मंडे से थर्सडे तक लिए जाते हैं। फिर ऑल रेजोल्यूशन, जो कि सारे के सारे ये जो रेजोल्यूशन होते हैं सब्सटेंसिव मोशन के अंदर होते हैं। ऑल मोशन नीड नॉट टू बी वोटेड बट रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी वोटेड ऑन। जरूरी नहीं है कि हर मोशन पे वोट हो, पर जितने भी रेजोल्यूशन होंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन हमने क्या बोला कि रेजोल्यूशन सारे ही सब्सटेंटिव होते हैं, जरूरी होते हैं। अगर रेजोल्यूशन जरूरी है तो उन पे वोट किया जाएगा। बट मोशन तो कोई भी मोशन हो सकता है ना, कि भाई मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं कल एक छुट्टी ले रहा हूँ हाउस से, तो क्या उस पे भी वोट करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे ना। सो दीज आर जो स्मॉल स्मॉल मैटर्स आल्सो दैट इज डिस्कस इन द हाउस। फिर उसके बाद में हमारा आता है यूपीएससी 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल कैसे करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, थ्रू सबसे पहला क्या है, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे काम करता है पार्लियामेंट के अंदर, इज इट विजिबल, यस इट इज विजिबल। सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जो 4 कैटेगरीज के बिल पास किए जाते हैं, सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी बिल्स। कौन सा बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल, जिसके अंदर कंसर्न कोई भी मैटर, जो भी फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी बिल्स कहलाएंगे। फिर आता है मनी बिल, मनी बिल जो भी कंसर्न है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सारे के सारे क्या हो गए, मनी बिल हो गए। फिर आता है फाइनेंशियल बिल्स, जो कि क्या कंसर्न है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बट डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। अब इसके अंदर का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये यूपीएससी का प्राइम क्वेश्चन है, जो कि काफी सालों से सभी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कभी भी आ सकता है। तो आपको इसको तो बहुत ढंग से तैयार करना चाहिए कि मनी बिल और फाइनेंस बिल्स जो है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। कि फाइनेंस बिल के अंदर स्पेशली जो लिखे गए हैं इनके आर्टिकल के अंदर कौन कौन से मैटर, जैसे टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके, वो सारे के सारे मनी बिल, और मनी बिल के अंदर जो मैटर लिखे गए हैं उसको छोड़ के जो भी मैटर्स होंगे जिसमें फाइनेंस की बात होगी उसको क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल बिल बोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो है which are concerned with the amendment of provisions of the constitution, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स जो कि कंसर्न है अमेंडमेंट, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो 4 कैटेगरी हमारी हो गई बिल्स की। फिर उसके बाद में पब्लिक बिल क्या होता है और प्राइवेट बिल क्या होता है। सबसे पहले पब्लिक बिल क्या होता है कि भाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, पार्लियामेंट के अंदर एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। ये सरकार की पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स ये सरकार, ये अप्रूव हो ही जाएगा पार्लियामेंट से, क्योंकि सरकार की पॉलिसी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका रिजेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब कि भाई पार्लियामेंट का आपका, जैसे हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, कि अगर आप अपना बिल ही पास नहीं करवा पाए, सरकार जो स्कीम पास करवाना चाहती थी वो नहीं करवा पाए, तो कई बार क्या होता है कि इस मामले के अंदर उनको कॉन्फिडेंस मोशन पास करके दिखाना पड़ता है कि भाई हम अभी भी कॉन्फिडेंस रखते हैं। फिर क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस इन हाउस, रिक्वायर 7 डे नोटिस, मतलब अगर कोई सरकार बिल लेके आना चाह रही है, कोई मिनिस्टर बिल लेके आना चाह रहा है, तो उसमें क्या होगा, 7 डे का नोटिस दिया जाएगा। और इसे ड्राफ्ट कौन करेगा, इसे ड्राफ्ट करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट। इसे कौन ड्राफ्ट करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर नहीं है उसने प्रेजेंट करा है। ये बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी का जो स्टैंड है वो रिप्रेजेंट करती है, और इसका अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि आप कोई नई सी चीज लेके आ रहे हो, सरकार अगर उसको अप्रूव कर रही है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं की या तो कोalition सरकार है या उनकी उतनी डोमिनेंस नहीं है। फिर उसके बाद में इसका जो रिजेक्शन होगा तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसका इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे जो गवर्नमेंट बिल होगा, मिनिस्टर जो बिल रिप्रेजेंट करेंगे उनको 7 डेज के अंदर पहले का नोटिस देना होगा। इस मामले के अंदर इनको 1 मंथ का नोटिस देना होगा। इसकी जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है, वो मेंबर खुद ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। और आज तक यूपीएससी 2017 में पूछ भी चुका है, आज तक सिर्फ 14 पब्लिक प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो पास हुए हैं सिर्फ इंडिपेंडेंस से। अगर ये 2017 के अंदर पूछ चुकी है तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मनी बिल, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, आर्टिकल 1110 के अंदर दिया गया है।
डील करता है वो डेफिनेशन की, मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा, ये सेट करता है कि बिल जो है उसे मनी बिल तब कहा जाएगा अगर इसके अंदर प्रोविजंस ये सारे मैटर्स के दिए गए हैं। कितने मैटर्स के? ये सारे मैटर्स के। इम्पोजिशन, एबोलिशन, अगर कोई भी आप टैक्सेशन का मुद्दा है तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? मनी बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मनी बिल। अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट कोई मनी बोरो करना चाह रही है तो उसका मैटर भी कौन किस आर्टिकल के अंदर आएगा? 110 मनी बिल के अंदर। when it come to custody of consolidated fund of India और contingency fund of India कि भाई इसको कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा, ये सारा बिल भी किसके अंदर आएगा? आपके मनी बिल के अंदर आएगा। फिर रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग एनी, ये यूपीएससी इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि भाई रेगुलेशन बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या आएगा? मनी बिल के अंडर ही आएगा। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये मनी बिल है कि नहीं, इसका मैटर कौन डिसाइड करेगा? फाइनली ठीक है, आपके लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे, जिसके अंदर उनके पास काफी, और ये जो बिल है, ये वाला जो मैटर है, ये किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट के अंदर जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद में मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, अब ये आपको इसके अंदर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं भाई, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट है। फिर इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, क्या इसे कोई खाली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? खाली मिनिस्टर ही। और उसके बाद में राज्यसभा की बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड, बहुत कम पावर है व्हेन इट कम टू मनी बिल। ठीक है, कि मनी बिल के अंदर ये रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती किसी भी मनी बिल को, खाली ये कुछ रिकमेंडेशन कर सकती है, जो लोकसभा की पूरी मर्जी है वो एक्सेप्ट करे नहीं करे। ठीक है, इनको 14 डेज के अंदर अंदर वो बिल रिटर्न करना है लोकसभा को विद अमेंडमेंट और विदाउट रिकमेंडेशन। ठीक है, वो अब लोकसभा की मर्जी है, वो इसकी बात माने नहीं माने, सो उनकी बिल्कुल बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है। लोकसभा अमेंड भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। राज्यसभा के द्वारा 2013 के अंदर पूछा गया था यूपीएससी ने, जब मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, वो क्या कर सकता है? वो अपना असेंट दे भी सकता है टू द बिल, या वो विथहोल्ड भी कर सकता है, बट कैन नॉट द रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस। ठीक है, वो रिटर्न नहीं कर सकता बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस, उसको वो साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज देयर। फिर अब जो ऑर्डिनरी बिल है उसके अंदर क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल के अंदर कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर भी मिनिस्टर भी ला सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। इसके अंदर राज्यसभा से और साथ में इसके अंदर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, और राज्यसभा की व्हेन इट कम टू ऑर्डिनरी बिल्स लोकसभा के इक्विवेलेंट है पावर। ठीक है, और स्पीकर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डेडलॉक हो जाएगा तो ज्वाइंट सीटिंग भी बुलाई जा सकती है। ज्वाइंट सीटिंग का हेड कौन होगा? बताओ कमेंट्स के अंदर, अभी हमने पढ़ा था ना। अगर लोकसभा के अंदर इसकी डिफीट हो जाती है तो सरकार की, अगर ये मिनिस्टर ने प्रेजेंट करा है तो ये हो सकता है कि सरकार गिर जाए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ जाए। अब आता है फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 117, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। देयर इज सम दिस इज लिटिल ट्रिकी, सो ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल बिल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? कंटेन्स नॉट ओनली और ऑल दैट मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110 बट आल्सो मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, कि कोई भी ऐसा फाइनेंस का मामला जो कि मनी बिल के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया है, ये फर्स्ट मनी बिल के सेम ही है। कैसे, किन किन बातों में सेम है? बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, खाली लोकसभा में ही आ सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में नहीं आ सकते। बोथ ऑफ कैन की इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन दोनों की चाहिए होगी। तो दो मामलों के अंदर आपके फाइनेंस बिल 1 और मनी बिल आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117 दोनों इक्विवेलेंट है, बट इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा। बट इस मामले के अंदर देखो, इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, बट राज्यसभा अगर चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा चाहे तो इसे अमेंड कर सकती है। एक्सेप्ट कोई भी अमेंडमेंट जो होगा, रिडक्शन या एबोलिशन किसी टैक्स का, कैन नॉट बी रिमूव इन द हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये वाला ऐसा चीज है जिससे आपको बहुत तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है। राज्यसभा के प्रेजेंट सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, बट व्हेन इट कम टू एबोलिशन ऑफ टैक्सेशन, कम करने की बात की जाएगी टैक्सेशन, तो उसके लिए किसका रिकमेंडेशन चाहिए होगा? कंपल्सरीली प्रेसिडेंट का। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है इस मामले के अंदर तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है। अब यूपीएससी इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि प्रेसिडेंट
किसके लिए जॉइंट सिटिंग बुला सकता है? ऑर्डिनरी बिल के लिए, राइट। मनी बिल के लिए बुला सकता है? नहीं बुला सकता। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 के लिए बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बुला सकता है जॉइंट सिटिंग? नहीं बुला सकता, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है इसके ऊपर असेंट दे सकता है, अलाउ कर दिया, विदहोल्ड भी कर सकता है, नहीं करूंगा, और रिटर्न भी कर सकता है। जबकि जो मनी बिल था उसके अंदर ये सारी प्रोविजन नहीं थी उसके पास, पर इस केस के अंदर वो कर सकता है। फिर आता है, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। इसके अंदर क्या होता है? फाइनेंस बिल जो है सारे प्रोविजंस एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड। फाइनेंस बिल 2 के अंदर क्या आ गया कि जो सारे प्रोविजन की मैं खर्चा जो करेंगे हम, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट डज नॉट इंक्लूड एनी दैट मेट। देखो आर्टिकल 110 को छोड़ के मुझे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा चाहिए, जो भी मुझे का एक्सपेंडिचर चाहिए, वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा? फाइनेंस बिल 2 का पार्ट होगा। इसे गवर्न कैसे किया जाएगा? बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो कि आपके ऑर्डिनरी बिल की तरह होती है। इसको इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस के अंदर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं है इसको। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सीटिंग भी बुला सकते हैं और प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हर मामले के अंदर आपका फाइनेंस बिल जो 2 है वो किससे सिमिलर है? ऑर्डिनरी बिल से। फिर आता है अब आपका जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है, क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जब हमारा संविधान बना रहे थे, उनको लगा कि हाँ, उनको ऐसी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी जिसके जहाँ पे कोई भी अगर पैसेज हो, अगर कोई एक हाउस दूसरे हाउस के बिल को ब्लॉक करे तो उसको वो कर सकते हैं। इसके अंदर बस यही है कि आपका किस किस केस के अंदर हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर हो सकता है, फाइनेंस बिल 2 और 1 और 2 के अंदर जॉइंट सीटिंग हो सकती है। मनी बिल के अंदर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लोकसभा की सुपीरियर पावर है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपके वो चाहिए कि दोनों हाउसेस से इंडिपेंडेंटली पास हो। फिर उसके बाद में इसके जो हेड होंगे वो स्पीकर होंगे। और जॉइंट जब सिटिंग बैठती है ना, उसके अंदर लोकसभा ऑब्वियसली इसको डोमिनेट करती है, क्योंकि लोकसभा के एब्सोल्यूट नंबर्स में जो मेंबर्स है वो ज्यादा है। फिर अगर बिल जो होता है वो कैसे पास होता है? जॉइंट सीटिंग के बाद जो चले जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, प्रेजेंट इन वोटिंग। यूपीएससी से 2015 के अंदर पूछ चुकी है। बिल रेफर टू जॉइंट सीटिंग वो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, मेंबर जो प्रेजेंट इन वोटिंग। अब बजट का क्या प्रोसेस है? ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बजट को कैसे एक्सप्लेन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स रेफर्स टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है हमारे संविधान के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है। अगर बोल दे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको बजट जो है वो कहाँ पे मेंशन किया गया, तो आपको होगा कि भाई कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेंशन ही नहीं है। जो रेलवे बजट है वो सेपरेट किया गया था जनरल बजट से 1924 के अंदर, कौन सी कमेटी पे? एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे। फिर उसके बाद में 2017 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मर्ज हो जाती है रेलवे बजट के साथ इनटू द जनरल बजट, ठीक है, वो जनरल बजट के अंदर इसे मर्ज कर देती है। कब? 2017 के अंदर। फिर उसके बाद में आता है प्रेसिडेंट, कोई जो भी फाइनेंशियल बिल के अंदर फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, उसके अंदर वो दोनों हाउसेस के आगे एक स्टेटमेंट रखेंगे, कितना रिसीट हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट ईयर, ठीक है, कि भाई क्या बजट रहा है हमारा। और कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट, मतलब कोई भी, जैसे कोई भी सरकार को चलाने के लिए खर्चा चाहिए होता है मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, वो किसके रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकती? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकती। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस। नो मनी कोई भी विड्रॉ नहीं की जाएगी एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अगर आपको कोई भी पैसा जो खर्च करना है उसके ऊपर बकायदा लॉ जब तक पास नहीं हो जाता है, तब तक आप उससे कोई पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। फिर उसके बाद में आता है द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट टू द पार्लियामेंट, हाउएवर इट कैन बी डिस्कस बाय द पार्लियामेंट। जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो चार्ज होता है, चार्ज मतलब जैसे आपके स्पीकर की सैलरी, लोकसभा सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, ठीक है, जजेस की, सीएजी की सैलरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो लोग है, यूपीएससी के चेयरमैन, ये सब जो सैलरीज होती है सारी किस पे की जाती है? चार्ज की जाती है। चार्ज का मतलब क्या है कि ये तो फिक्स एक्सपेंडिचर है ही है, इसे किसी भी तरीके से आप अगर वोट करो, कल को क्या हो कि भाई अगर सरकार को ये भी इसका कंट्रोल दे दिया जाए और कोई सरकार ऐसी हो जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हो, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पावर को कम करने की कोशिश करे, तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसको चार्ज किया जाता है, जिसके ऊपर क्या है, पार्लियामेंट इसके ऊपर वोट नहीं कर सकती, ठीक है, डिस्कस कर सकती है पर वोट नहीं कर सकती। वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ जो वोटिंग होगी डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसका है? लोकसभा का। राज्यसभा की इस मामले के अंदर कोई भी पावर नहीं है।
फिर आता है कि भाई जो पार्लियामेंट जो है कई मोशंस पास करके जो एक्सपेंडिचर उनको लगता है कि भाई ये एक्सपेंडिचर सही नहीं लग रहा है, उसको एक्सपेंडिचर को कम भी कर सकती है। उसके अंदर जो मेन होता है, सबसे पहले होता है पॉलिसी कट मोशन। कौन सा होता है? पॉलिसी कट मोशन, जिसमें किया जाता है कि भाई डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल किसका? पॉलिसी का। ये अंडरलाइन जो डिमांड है हमें सही नहीं लग रही है, आप जो हम अमाउंट जो आपका काट रहे हैं 1 रुपए का काट रहे हैं। पॉलिसी कितने है, मैं आपको याद कराने का तरीका बता रही हूँ। पॉलिसी कितने के रुपए की कट रही है? 1 रुपए की कट रही है। व्हेन इट कम टू इकोनॉमी कट मोशन, इसमें क्या है, जो अमाउंट है डिमांड का रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट नहीं बताया गया कि भाई जैसी जरूरत लगेगी, उनको लग रहा है कि भाई ये स्कीम तो आपने बना दी, अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं रही है, हम कह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा इकोनॉमी कट करो। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो आप जितना डिमांड कर रहे हो उससे थोड़ा सा हम पैसा कम देंगे। ठीक है, फिर होता है टोकन। टोकन कितने का कटेगा? 100 रुपए का। टोकन कट जो है वो वेंटिलेट करता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रीवियंस, ठीक, दैट इज विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो पैसा है वो 100 रुपए का काटो कि भाई आपने जो स्कीम लगाई, हमें आज स्कीम जो बनाई थी आपने बड़ी एम्बिशियस बना दी, इंप्लीमेंट करी नहीं, तो हम क्या है इसमें से इतने पैसे कट कर रहे हैं, दैट इज देयर। फिर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से जो फंड्स है उसकी बात करता है। सबसे पहले जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब इसके थोड़े सा आर्टिकल्स भी ध्यान से देखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, या कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 266 के अंदर। फंड जिसके अंदर जितने भी रिसीट्स है वो और पेमेंट्स है वो क्रेडिट होती है और डेबिट होती है। ठीक है, लीगली ऑथोराइज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा इस फंड के अंदर आता है, और कोई भी फंड जो है इससे अप्रोप्रिएट नहीं की जा सकती विदाउट पार्लियामेंट्री लॉ। यूपीएससी इस पे भी 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई इससे कोई भी पैसा जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तब तक इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। फिर उसके बाद में आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 के अंदर। देखो आर्टिकल 266 के अंदर दोनों है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, और 267 के अंदर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जितना भी ऑल अदर पब्लिक मनी है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा, वो सारा का सारा किसके अंदर जाता है? पब्लिक अकाउंट्स के अंदर। जैसे कि आपके प्रोविडेंट जो फंड डिपॉजिट्स हैं, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिटेड रेमिटेंसेस। ठीक है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा। ये जो पेमेंट है इसके अंदर कैसे की जा सकती है? पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के बिना। ये किस लिए रखा गया है कि भाई पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसके अंदर बिना पार्लियामेंट के पैसा नहीं निकाला जा सकता, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू निकाला जा सकता है पैसा। कॉन्टीजेंसी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इमरजेंसी के बेसिस पे पार्लियामेंट ने इसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1950 के अंदर। ये प्लेन्स रखा गया कि भाई प्रेसिडेंट के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया? प्रेसिडेंट के अंदर। कि कोई भी इमरजेंसी में होती है, अनफोर्सिन जो चीजें होती हैं, तो वो बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन से, ठीक है, ये कॉन्टीजेंसी से फंड निकाल के यूज कर सकते हैं। अब आता है राज्यसभा की पोजीशन कहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा की पोजीशन, ठीक है, कैन बी स्टडीड 3 डोमेन, जहाँ पे राज्यसभा की पोजीशन बिल्कुल इक्वल है, कहीं पे अनइक्वल है, कहीं पे जो है वो राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर है व्हेन इट कम टू लोकसभा। सब अब इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले व्हेन इट कम टू पावर, जहाँ पे लोकसभा की पावर क्या है? इक्विवेलेंट है राज्यसभा से। उसके अंदर क्या है? व्हेन इट कम टू ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर बिल्कुल बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर 2020 के अंदर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस मामले के अंदर भी लोकसभा की पावर जो राज्यसभा से बराबर है। फाइनेंशियल बिल 2 और +3 के अंदर भी जो है वो पावर बराबर है। इलेक्शन और इम्पीचमेंट जो होगा प्रेसिडेंट का, उसके अंदर बराबर है। वीपी का जो इलेक्शन जो होगा और रिमूवल का होगा, इसका में इसके अंदर पावर बराबर है। बट व्हेन इट कम टू वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, उसके अंदर राज्यसभा वो अलोन, खाली राज्यसभा ही है वो इनिशिएट कर सकता है ये प्रोसेस को। फिर जो अप्रूवल होगा ऑर्डिनेंस का, वो कैसे इशू होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और अप्रूवल जो होगा इमरजेंसीज का, वो भी कौन करते हैं? आपके इक्वल पावर होल्ड करते हैं। फिर व्हेन इट कम टू अनइक्वल पावर, जहाँ पे जो लोकसभा की पावर जो है वो राज्यसभा से ज्यादा है, वो किस किस केस के अंदर है? मनी बिल। मनी बिल सबसे पहले खाली राज्यसभा के अंदर ही आ सकता है और लोकसभा के अंदर ही आ सकता है। राज्यसभा के पास में कोई भी पावर नहीं होती अमेंड करने की या चेंज करने की। यूपीएससी 2015 में पूछ चुका है। फिर फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है वो खाली लोकसभा के अंदर ही आ सकता है। जॉइंट सीटिंग के ऊपर स्पीकर हेड करते हैं। राज्यसभा खाली बजट के ऊपर डिस्कस कर सकती है, वोट और डिमांड नहीं कर सकती। रेजोल्यूशन फॉर ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो खाली किस में हो सकता है? लोकसभा के अंदर।
और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो खाली किसमें इनिशिएट, इसमें भी यूपीएससी 2020 के अंदर पूछ चुका है, वो किसमें इनिशिएट हो सकता है, खाली लोकसभा के अंदर। अब व्हेन इट कम टू स्पेशल पावर्स टू राज्यसभा, स्पेशल पावर्स के अंदर क्या है कि राज्यसभा जो है वो खाली ऑथोराइज कर सकती है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना ले स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर अंडर आर्टिकल 249, कि भाई अगर वो अलाउ कर सकती है कि भाई जो सेंटर है वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लॉज बना सकता है। राज्यसभा ऑथोराइज कर सकती है पार्लियामेंट को कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं ऐसे, जो कि कॉमन होंगी सेंटर और स्टेट के लिए अंडर आर्टिकल 3112। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि भाई स्पेशल पावर जो है वो राज्यसभा के पास में क्या है, 2012 में पूछ भी चुका है, ठीक है। अब आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस लिए दिए गए हैं भाई, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं क्योंकि ताकि उनके पास वो डिग्निटी रहे कि वो जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं उसको जस्टिस कर पाए, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस स्पेशल राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होती हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जिनको कौन एंजॉय करते हैं, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड मेंबर्स। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो किस किस को और मिले हुए हैं, अटॉर्नी जनरल के पास में भी है, ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर के पास में भी है। बट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में नहीं होते, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अभी अटॉर्नी जनरल के पास में भी है, मिनिस्टर्स के पास में भी है, फिर तो प्रेसिडेंट के पास में भी होने चाहिए। प्रेसिडेंट के पास में उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं है, उनके खुद के इंडिपेंडेंट प्रिविलेजेस खुद के हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 105 आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया था कि भाई दो प्रिविलेजेस होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इस प्रोसीडिंग। अगर आ जाए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कितने थे, सिर्फ दो ही प्रेजेंट थे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा और साथ में आप पब्लिकेशन ऑफ इस प्रोसीडिंग को कर सकते हो। फिर नाउ देयर आर सर्टेन कलेक्टिव प्रिविलेजेस कि भाई इनके पास ये राइट है कि ये पब्लिश कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स और डिबेट्स, और ना किसी को प्रोहिबिट कर सकते हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप ये वाली प्रोसीडिंग जो है बाहर पब्लिश कर लीजिए। ये एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर को कि आप जो हमारी प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर मत आइए। रूल्स बना सकते हैं अपना प्रोसीजर कैसे रेगुलेट करना है, पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को और आउटसाइडर को कि आपने ब्रीच है प्रिविलेज का वो कैसे कर दिया। फिर उनके पास में कि अगर कोई भी, इसके पास में राइट है पार्लियामेंट के पास में कि अगर किसी भी मेंबर, किसी भी एमपी का अरेस्ट हो जाता है, डिटेंशन कन्वेंशन या इम्प्रिजनमेंट हो जाता है या रिलीज भी होता है, तो इनको सबसे पहले इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और साथ में कोर्ट प्रोहिबिट है कि कोर्ट जो है वो डिस्कशन, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है हाउस के अंदर, उसको लेके डिस्कशन नहीं कर सकते। नो मेंबर ईदर ए मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, ठीक है, कोई भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एंड नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व विद इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ, कोई भी जो चीज है वो हाउस के जो लीडर है, जो कि स्पीकर है, उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकती। फिर दे ऑल्सो हैव सम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ओके, ये क्या है, मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट 40 days बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ सेशन। खाली सिविल केस के अंदर है, क्रिमिनल केस के अंदर नहीं। सिविल केस जैसे कि भाई उनके कोई चलान वलान लग गया, कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया, तो वो हो गया सिविल। अगर सिविल, उसके अंदर उनके पास प्रोटेक्शन है कि भाई हाउस जब सेशन चल रहा है उसके दौरान, उससे 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद, ये पूरे टाइम के अंदर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट कोई क्रिमिनल मैटर है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। उनके पास में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, कोई भी मेंबर जो है लायबल नहीं है, कुछ भी अगर उन्होंने कहा है या कुछ करा है कमेटी के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए उनको जो नहीं लेके जाया जा सकता कोर्ट के अंदर। और दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, उनको कोई ज्यूरी सर्विस जैसे कि एविडेंस की तरह कहीं भी पेश होने की जरूरत नहीं है। और वो दे कैन रिफ्यूज, वो रिफ्यूज कर सकते हैं एविडेंस, कोई भी विटनेस, अगर कोई भी केस पेंडिंग है तो उसके लिए वो मना कर सकते हैं कि हम अभी केस कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर होगा। अगर अब ये आता है कि ब्रीच होता है जब प्रिविलेज का क्या होगा, व्हेन एनी इंडिविजुअल और अथॉरिटी डिसरिगार्ड्स एनी अटैक ऑफ द प्रिविलेज, ठीक है, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा, ठीक है। एनी एक्ट जो भी हाउस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस मेंबर और ऑफिसर, ठीक है, वो भी क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाएगा, ठीक है, और उसको उसके ऊपर पनिशमेंट मिल सकती है। अब क्या आता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मेक मेंशन ऑफ दीज कमेटीज ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस। एंड कमेटीज जो है वो नॉमिनेट कौन करता है, या तो स्पीकर करते हैं या चेयरमैन जो राज्यसभा के केस के अंदर। मिनिस्टर जो है
वो फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट कमेटी, वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट एश्योरेंस, पिटीशन एंड वेलफेयर ऑफ SC ST कमेटी के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि कमेटी किसका काम करती है, गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखने का। अगर हमने उसी के अंदर कमेटीज के अंदर ही मिनिस्टर को बिठा दिया तो फिर उसका काम क्या हुआ, राइट? ओके, देन नाउ व्हाट काइंड ऑफ कमिटीज वी हैव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कमेटी वाज सेट अप फर्स्ट इन 1921 अंडर द प्रोविजंस ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट के अंदर। इसके अंदर 22 मेंबर थे, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसके बाद में टर्म होती है वो 1 साल तक ही होती है। 1976 से एक कन्वेंशन के तहत ये देखिएगा, जो चेयरपर्सन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी का होता है। क्या होता है? चेयरपर्सन ऑपोजिशन पार्टी का, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज का क्या काम है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे चेक का काम करना, ठीक है। जो फंक्शन है इस कमेटी के वो क्या है? एग्जामिन करना एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द CAG, ठीक है, जो CAG का आता है। इसके ऊपर UPSC 2012 और 13 दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके फंक्शंस क्या क्या आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपकी एस्टिमेट कमेटी, ये भी 1921 के अंदर बनी थी। पहली जो थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर बनी थी 1950 के अंदर। किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे। इसमें क्या है, 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। ये लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, इसके भी UPSC जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। राज्यसभा का क्या है, इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो टर्म है इस ऑफिस की वो सारे ऑफिस की सारी कमेटीज की ही 1 साल होती है। फिर आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो सरकारी चीजें हैं, ठीक है, सरकारी कंपनी है, उस पर चेक करने का काम करती है। 1964 में बनाई गई थी, किसके रिकमेंडेशन पे? कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। 1974 के अंदर इसका जो मेंबरशिप है वो 22 कर दिया गया, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। जो टर्म है वही 1 साल है। चेयरपर्सन जो होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर। और इसके जो मेंबर्स है फ्रॉम द लोकसभा ओनली। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन बनते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो लोकसभा से ही बनते हैं। अब आपकी थोड़ी थोड़ी जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज है उसको लेके हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। कमेटीज टू, सबसे पहले क्या है? कमेटीज टू इंक्वायर, कमेटीज ऑन पिटीशन, कमेटीज ऑफ प्रिविलेजेस और एथिक कमेटी। ये सारी क्या है आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर आती है। कमेटी टू स्क्रूटनाइज कंट्रोल, मैं आपको नाम बताना चाह रही हूँ ताकि हम मिस आउट नहीं कर दें। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, की भाई उसको इसके ऊपर UPSC 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके अंदर क्या है, वो स्क्रूटनाइज करते हैं रिपोर्ट कि जो पावर दी गई है सब रूल्स की, ठीक है, वो कौन सी डेलीगेट जो करी जा रही है वो प्रॉपरली, जो एग्जीक्यूटिव बेसिकली आप जो लोग फ्यूचर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, जो आपको पावर दी गई है आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द ऑफिस, ये सारी कमेटीज आपको दी गई है। उसके बाद में आपका आता है कमेटी जो डे टू डे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, प्राइवेट मेंबर रूल कमेटी, ये सब कमेटीज आ जाती है। इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना। अब आता है पार्लियामेंट्री फोरम्स। जो पहला पार्लियामेंट्री फोरम था, जो ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट आई थिंक कवर कर लेना चाहिए। फोरम कब बना था? वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के ऊपर बना था। पहला कब बना था? 2005 के अंदर, ठीक है। 7 मोर पार्लियामेंट्री फोरम बनाए गए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो एक्सपर्ट्स है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट्रियंस जो है उनके पास में वो नॉलेज नहीं है एक्सपर्ट की, भाई साइंस एंड टेक कैसे काम करेगा, स्पेस कैसे काम करेगा, मेडिसिन कैसे काम करेगा। ये एक तरीका था जिसके अंदर एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क ऑन पर्टिकुलर इश्यूज, ओके। ये पार्लियामेंट्री फोरम्स का रोल था। इसके कॉम्पोजिशन क्या होती है? स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। पार्लियामेंट्री जो पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ है वहां पे जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो उसके चेयरमैन है। अदरवाइज बाकी सब जो फोरम है उनके हेड कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। हर फोरम के अंदर 31 मेंबर होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसमें से जो 21 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। जो ड्यूरेशन होता है ऑफिस का, वो जितनी भी मेंबरशिप होती है, जैसे कोई पर्सन का मेंबरशिप अगर 4 साल है, 5 साल है, ठीक है, या राज्यसभा में 6 साल है, तो उस हिसाब से वो पावर के अंदर, फॉरम के अंदर रहते हैं। नाउ पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये क्या था? पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया गया था कि भाई हाँ, जिसके ऊपर डिस्कशन बेहतर हो सके। सो दैट इज बेसिकली, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसके भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? बेसिकली स्पीकर ही होते हैं। इससे ही क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है डिप्यूटी, जो चेयरपर्सन होता है, डिप्यूटी इज द एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरपर्सन, वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी का काम करता है इस ग्रुप का। नाउ आई हैव क्रिएटेड सम discussion for PYQs. So before we see other question, I think 2025 के ही PYQs थोड़े से सॉल्व करने चाहिए। देखो अभी ये सोचो कि 2025 के अंदर ही अगर 22 क्वेश्चन आए हैं यूपी
पॉलिटी से, तो उसी में से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पार्लियामेंट के एक चैप्टर से आए हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे बड़ा बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर डिसोल्यूशन। ये अभी हमने देखा कि भाई अगर जैसे ही हाउस डिसॉल्व हो जाता है वो इमीडिएटली नहीं रिजाइन करते हैं। सो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो दैट इज देयर। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए मेंबर जो है हाउस का, जब वो स्पीकर बन जाता है वो रिजाइन कर देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। हमने अभी क्या देखा था, वो रिजाइन नहीं करता है, दैट इज नॉट देयर। सो आपका 2 हटाते ही आपका क्लियरली सी का स्टेटमेंट सही हो रहा है। बट देन ऑल्सो वी विल लुक एट अदर स्टेटमेंट। द स्पीकर ऑफ द हाउस को रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल एंड देन मेंबर ऑफ द हाउस। प्रूव दैट नो रेजोल्यूशन तब पास नहीं होगा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। दैट इज वेरी मच देयर। सो योर स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, राइट। ओके, नाउ दिस इज कि ये क्वेश्चन भी अभी 25 का ही है आपके। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर टू ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू दिस क्वालिफिकेशन अंडर द 10th schedule, the president decision in with the opinion of council of union of ministers shall be final। इसके अंदर 10th schedule का मामला है, तो इसके अंदर किसका डिसीजन फाइनल होता है, स्पीकर का। सो प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हट गया। There is no mention of political party in the Constitution of India. No political party is term is mentioned. So neither statement is correct। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, राइट। अब आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट वन ऑफ द हाउस ऑफ द इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भाई ये जो फेडरल प्रोविजंस है किस किस के केस के अंदर आपको वो चाहिए होगा, तो रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स का। सबसे पहले क्या है, एक्सटेंड एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल उसके अंदर स्टेट्स की पावर कम हो रही है, तो उसके अंदर डेफिनेटली फेडरल प्रोविजन है, तो वहां पे स्टेट्स का सेंड चाहिए होगा। फिर क्या आता है, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। बिल्कुल सही बात है, दैट इज वेरी मच ओके। या लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, इसके लिए भी आपको रेटिफिकेशन चाहिए होगा। कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस, इस केस के अंदर आपको चाहिए होगा कि नहीं, चलो बताओ। अभी ये वाला क्वेश्चन आपको भी अटेम्प्ट करना है, मैं अभी कोई आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद में आता है एथिक्स कमेटी के बारे में। ये 2024 का आपका क्वेश्चन है। इज इट विजिबल? इनिशियली ये क्या थी, इनिशियली क्या थी, ये एक एडहॉक कमेटी थी। क्या थी, एक एडहॉक कमेटी थी। ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट related to a member of the Lok Sabha. This committee cannot which is sub judice। ठीक है, सबसे पहले ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि भाई ये मैटर कोई भी सब जुडिस क्या होता है, क्योंकि जो भी जुडिशरी के अंदर चल रहा है, कोर्ट के अंदर मामला जो चल रहा है उसको नहीं उठा सकती। पहले सिर्फ राज्य लोकसभा के मेंबर ही इसको कंप्लेन कर सकते थे। इनिशियली एडहॉक कमेटी थी कि नहीं, अब इस ये स्टेटमेंट को आप ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे एंड मुझे बताएंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन को सही करेगा मैं उनके क्वेश्चंस को आई विल गिव पर्सनली थम्स अप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू यू नो द फीलिंग कि भाई क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपको कैसे आइडिया लग सकता है। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को वेरी कर सकता है एडिशन, वेरिएशन, रिपील के थ्रू। सो किसके थ्रू कर सकता है, इन तीनों चीजों के थ्रू कर सकता है, या किस किस के थ्रू नहीं कर सकता है, कॉमेंट्स के अंदर बताइए आप लोग। फिर आता है विच ऑफ द स्टेयरिंग, आई थिंक दिस इज अबाउट एथिक्स कमेटी, सेम आ गया ये क्वेश्चन। या नाउ ये अब मनी बिल के बारे में अभी हमने कवर करा है ना। मनी बिल का आर्टिकल जो 109 है वो स्पेशल प्रोसीजर बताता है मनी बिल से रिलेटेड। चलो ठीक है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, नाउ राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है, ओके। अमेंडमेंट जो है राज्यसभा के शैल हैव टू बी एक्सेप्टेड, कि भाई उसको तो हैव टू बी एक्सेप्टेड। तो ये तो आपका रेड फ्लैग स्टेटमेंट हो गया, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रेड फ्लैग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपके पास 3 ऑप्शन ये बचते हैं। अब ये 3 ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अब इन 3 ऑप्शन में से बताइए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, अब आता है विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो ले करेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने देखा था ना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले करेंगे एट द यूनियन लेवल। नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हमने जस्ट पढ़ा था। आई डोंट वांट टू डिस्कस इन दैट वे। आई वांट कि आप स्क्रीन को पॉज करके आप मुझे सुनने की जगह पे ये क्वेश्चन को खुद रीड करें और कमेंट्स के अंदर अटेम्प्ट करें, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो आप बताएंगे।
फिर आता है स्पीकर। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ, क्वेश्चन की रेंज क्या है, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे ही कैसे मूव कर करके सिंपल वे में क्वेश्चन आ रहे हैं। विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर कोई रेजोल्यूशन होगा, रिमूवल होगा स्पीकर के लोकसभा का अंडर कंसिडरेशन, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, उनको बोलने का अधिकार नहीं होगा। क्या? ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, क्या उनको वोट करने का इंस्टेंस का राइट नहीं होगा? गिव इट ए शॉट, राइट। अब आता है, ये तो स्पीकर का ही ओके। हाँ, ये जो हमने देखा था, अभी हमने डिस्कस भी करा था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिलीव में ये रिपीट हुआ है। ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा, वो लैप्स हो जाता है, उसके लैप्स पे उसके डिसोल्यूशन पे बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स हो जाता है डिसोल्यूशन, जब वो लोकसभा के अंदर, लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है। बिल रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसने बोल दिया है कि भाई मैं तो एक क्या करूंगा, ज्वाइंट सिटिंग बिल बुलाऊंगा ऑन तब भी वो लैप्स होता है कि नहीं होता है? गिव इट अ टेस्ट। मैंने आंसर्स भी अटैच करे हैं, तो बाद में अगर आपको चाहिए हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो यू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू दैट पीडीएफ। ओके, नाउ दिस इज अबाउट प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, जो मैं सिर्फ 2022 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट डिस्कस करूंगी, क्योंकि आई थिंक कि ये वाले अभी लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है, उससे पहले क्वेश्चन जो थे वो रिलेटिवली हमने मोस्टली जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसके साथ साथ कवर कर लिए। सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोरोगेशन होता है हाउस का बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा है क्या? प्रोरोगेशन जो होगा वो जनरली डन बाय द हाउस, जब हाउस एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाता है, बट देयर इज नो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि प्रोग सेशन को में के अंदर भी उसको प्रोग कर सकते हैं। रेजोल्यूशन जब होगा लोकसभा का, वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि वो किसके एडवाइस पे करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, कभी कभी बिना उनकी एडवाइस के पे भी कर देते हैं। ओके, नाउ मैंने आपको बोला था ना, फाइनेंस और मनी बिल का जो ये वाला तो तब भी सिंपल आया है, बट ये 2023 का है। दे आर आस्किंग हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, सो दीज आर लाइक ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन। जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ये अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, इट कैन मेक रिकमेंडेशन। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट हो जाएगा तो देयर इज नो जॉइंट सिटिंग। अभी जॉइंट सिटिंग हमने पिछले ही उसके अंदर देखा था और फिर से रिपीट हो रहा है, बट जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर मनी बिल। चलो इसका भी आप कमेंट्स के अंदर ट्राई करो एंड लेट मी नो। नाउ दिस इज अगेन डिप्यूटी स्पीकर का एज पर। अब ये आपको समझ आ रहा है 2022 की बात है, 2022 के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई ये जो उस पॉइंट ऑफ टाइम की जो सरकार है, उन्होंने डिप्यूटी स्पीकर को क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दो थिंग्स वर देयर। तो ये जो चीजें आती है ना, ऐसे रैंडमली नहीं आ जाती। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि भाई पूरा साल जब चीज के अंदर चल रहा है, पूरा साल न्यूज के अंदर चल रहा है इलेक्शन, पूरा साल न्यूज के अंदर चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो कंट्रोवर्सी हुई मनीष सिसोदिया वाली, जो उसके कारण हमारी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है करप्शन वाली, सीबीआई सीबीसी, ये सब न्यूज के अंदर चल रही है। उसके बाद में भी आपको ये तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप इसको डेप्थ में जाके पढ़े। सो दैट इज हाउ यू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनर्स माइंडसेट। ओके, नाउ दिस इज अबाउट डिप्यूटी स्पीकर। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन जो होंगे डिप्यूटी स्पीकर उस डेट पे होंगे जो स्पीकर डिसाइड करेगा। देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन, जो इलेक्शन जो होंगे डिप्यूटी स्पीकर के शुड बी ईदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। ये क्या मैंडेटरी प्रोविजन है? देखो मैंडेटरी तो अपने आप में ही रेड फ्लैग वर्ड हो गया, ठीक है। फिर डिप्यूटी स्पीकर जो है उनके पास में सेम पावर होगी, ठीक है, और कोई भी अपील उनकी लाई नहीं करती। फिर वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि जब अपॉइंटमेंट डिप्यूटी स्पीकर की होती है, इज रिमूव बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इज दैट सो? ये ऐसा बना हुआ है क्या? सो गिव इट अ शॉट। फिर उसके बाद में आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो है वो क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को 4 रैंक के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ये हमारे के संविधान में लिखा गया है, नहीं लिखा गया, शुरू में था कि नहीं, अगर बाद में आया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, राइट। सो नाउ इसमें से एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की कौन सी है? इमरजेंसी को लेके एक्सक्लूसिव मतलब इसके अंदर राज्यसभा का रोल नहीं है। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आंसर होगा इसका बताओ कमेंट्स के अंदर। अब ये 2020 का ये लास्ट है, क्योंकि इसके अलावा जो सारे टॉपिक्स थे वो सारे के सारे जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी, जो साइड में लिखे हुए थे कि यूपीएससी में ये पूछा है, वो सब वहां पे कवर हो गए हैं, ठीक है। आई सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दैट।
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक पर्सन जो एलिजिबल है वोट करने के लिए कैन बिकम अ मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 मंथ। अगर वो मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर का तो सही। फिर अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एक पर्सन जो है कन्विक्ट हो जाता है क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर, सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर और बियॉन्ड। मैंने आपको परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड वाली भी बात बताई थी ना, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है। सो गिव इट अ शॉर्ट इन आंसर। सो नाउ यू मस्ट मेक श्योर यूसीएससी का जो टेस्ट है वो आपको देना है, ठीक है। कौन सा है? 11 अप्रैल को है। एंड आपके जो भी मार्क्स आए, इफ यू वांट टू हैव डिस्कशन विद मी कि भाई मैम मुझे मेरे ये मार्क्स आए हैं उस टेस्ट के अंदर, सो मुझे एनालिसिस करना है, तो यू कैन मैसेज मी थ्रू टेलीग्राम। माय टेलीग्राम नेम इज माय ओन नेम, आयुषी मुंजल। यू कैन सर्च देयर। सो आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड सभी क्वेश्चंस के सिंसियरली आंसर देना कमेंट्स के अंदर। आई विल रीड द कमेंट्स, ओके। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन।